साहित्य निधि में सुनिए हिंदी साहित्य जगत की शीर्ष लेखिकाओं में स्थापित डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई कहानी बिंजो माई फ्रेंड। प्रस्तुत है कहानी बिंजो माई फ्रेंड। बिंजो, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? मुकुल ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसके सुनहरे रंग के बाल आपस में गुथ गए थे और जो आंखें कांच की गोलियों की तरह चमकती थीं वे एकदम बुझी बुझी नजर आ रही थीं। और कोई दिन होता तो वो उछल कर मुकुल की छाती पर आ बैठता। नरम आत्मीयता से भरा स्पर्श पाकर बिंजो ने आंखें झपकाईं, पूंछ हिलाई और धीरे धीरे खिसक कर उनके पांवों के पास आ गया। दर्द हो रहा है? दवा ले लो। दवा खाओगे तो जल्द ठीक हो जाओगे। इंजेक्शन भी दर्द कर रहा है, दिखाओ। ओ मेरा बच्चा, नन्ही सी जान, जल्द ठीक हो जाएगा। बिंजो ने करवट बदली तो एक लंबी कांपती कराह उसके मुंह से निकल पड़ी। आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। उसने अपना चेहरा मुकुल की गोदी में अंदर तक धंसा लिया और कूकते कराहते हुए अपना भार छोड़ने लगा। और दिन होते तो उनके गालों और होठों को चूमता, फिर उछलकर सिरहाने जाकर बैठ जाता, फिर अपनी मुंडी मुकुल के सर पर टिका लेता। लेकिन आज वो एकदम बेजान सा पड़ा था। अंडा खाओगे? गरम गरम उबला हुआ अंडा। 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया, सारे कटोरे वैसे के वैसे रखे हैं। कटोरों को खिसकाते हुए मुकुल बोले। तीनों कटोरों पर मक्खियाँ और छोटे छोटे कीड़े भिनभिना रहे थे। पानी में से भी बदबू आ रही थी। 1 हफ्ते पहले सड़क के कुत्तों ने बिंजो पर हमला कर दिया था। पूरा शरीर घायल हो गया था, खून रिस रहा था। वे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए थे। मरहम पट्टी के साथ ही कई इंजेक्शन भी लगाए गए थे। 4-5 दिन से मुकुल सो नहीं पा रहे थे। उसकी दर्द भरी कराह से पूरा घर कांप जाता था। वो तड़पता था, चीखता था और उनके पांवों के पास आकर पंजों से लिपट जाता था। बिंजो, तुम तो अपनी तकलीफ बता नहीं पा रहे हो, पर मैं तो बताकर भी अकेला हूँ। तुम्हारे घायल होने पर लग रहा है जैसे मैं ही घायल हो गया हूँ। पर उनको क्यों नहीं लगा कि मेरे अकेले होने पर वे भी अकेले हैं? तुम्हारे साथ घूमने जाता था तो कितना मज़ा आता था। मौसम का, हवाओं का, धूप का हम मज़ा लेते थे। बारिश में भीगते थे, तुम चिड़ियों के पीछे भागते थे। उन सब से मेरी बात हो जाती थी। उस समय कॉलोनी के और भी लोग अपने कुत्तों को घुमा रहे होते थे और उन सब से हमारी और तुम्हारी मुलाकात हो जाती थी। फिर आकर मैं तुम्हारा और अपना नाश्ता बनाता था। उसके बाद घर की सफाई, कपड़े धोना, खाना बनवाना, खाना खाकर सोना, फिर चाय और फिर घूमना। हमारा जीवन एक दूसरे के साथ कितने सुंदर ढंग से चल रहा था। लेकिन बिंजो, तुम्हारी तकलीफ ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। मुकुल ने लंबी आह भरते हुए कहा। आओ बिंजो, थोड़ा चलने की कोशिश करो। शाबाश, उठो, चलो। 2 कदम, 4 कदम। गुड गुड, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, थोड़ा दर्द तो होगा ही। शाबाश मेरे बच्चे। बिंजो ने उठकर चलने की कोशिश की, लेकिन दर्द की तेज धार ने उसे वहीं पर बैठा दिया धम्म से। वो वहीं पसर गया। दर्द की लहर उसकी आंखों में छपाक से गिर गई थी। उसकी आंखों में दर्द छलछला रहा था। सॉरी बच्चा, अब नहीं कहूँगा, रिलैक्स। मुकुल ने बिंजो को उठाकर उसके नरम बिस्तर पर बैठा दिया। बिंजो एकटक मुकुल की आंखों में देखे जा रहा था। कहा जाता है कि कुत्ते की आंखें अगर मनुष्य की आंखों में गहरे से देख लें तो उनका संबंध अटूट हो जाता है। जब दर्द कुछ कम हुआ तो उसने उठकर पानी पिया। उसका ताज़ा खाना जो मुकुल ने तैयार करके रखा था, उनका मन रखने के लिए बिंजो ने उसे सूंघा, फिर चाटा। उसके बाद 2-3 कौर बमुश्किल से खाए। फिर उसने मुकुल के पाँव चाटना शुरू कर दिए, जैसे कह रहा हो कि उठो, तुम भी अब कुछ खा लो। सुबह उठकर मुकुल कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंखों की रोशनी कम होती जा रही है। सुनने की समस्या तो पिछले कई वर्षों से थी ही, पर अब एकदम ही कम सुनाई देता है। अन्यथा हजारों वीडियो हैं पसंदीदा गीतों के, गज़लों के, किताबों के, व्याख्यानों के, इंटरव्यू के। लेकिन ये शरीर और इसकी इंद्रियां कैसे फेंकती जाती हैं आवाज़ों को, चीज़ों को। बस भीतर की आवाज़ें सुनो, कल्पना में चीज़ों को देखो और एहसास करो। जीवन अपने हिसाब से सब कुछ रचता, छोड़ता और ध्वस्त करता जाता है, वरना प्रकृति बसंत और पतझड़ का, ठंड और गर्मी का, शिशिर और बारिश का स्वांग क्यों रचती? इस सृजन का रहस्य और अनावरण, अंधेरा और उजेला, रंग और रस, गंध और दुर्गंध, सब कुछ यूं ही न पंच तत्व की संरचना में अभिज्ञात होता।
कल से कुछ लोग आएंगे योग की ट्रेनिंग लेने के लिए। बिंजो, क्या ये ठीक रहेगा? मैं बोल सकता हूँ। ईश्वर ने अभी मेरी जिह्वा को ठीक रखा है। इसमें मेरी आवाज़ की ज़रूरत है, शारीरिक क्रियाओं का संचालन करने की ज़रूरत है। बिंजो, यहाँ टिकने के लिए यही ठीक रहेगा, है ना? पापा, मैसेज करने की आदत डालिए, टाइप तो कर सकते हैं। मोबाइल पर लड़की का मैसेज था। आवाज़ सुनने का जो सुख होता है वो मैसेज में कहाँ। अभी फ़ोन पर तो मैं थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ, पर तुम्हें फ़ोन करने की फुर्सत कहाँ? उन्होंने लिखा। पापा, आपसे कह रही हूँ कि यहीं पर आ जाओ, हमारे पास आकर रहो। तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा। वहाँ तुम्हारे बनाए नियम होंगे, बंधन होंगे, पसंद होगी। मैं कहाँ बंधने वाला। वहाँ तैयार थाली आ जाएगी। घर गृहस्थी के झंझटों से मुक्त हो जाऊँगा। जो हाथ पाँव चलते हैं वो भी चलना बंद हो जाएंगे। यहाँ मेरे हाथ पाँव चलते रहते हैं, लोगों का आना जाना बना रहता है, भले ही बातें सुनाई न देती हों, मगर उनके चेहरे तो दिखाई देते हैं। उनके हाथ हाव भाव देखकर पता चल जाता है कि वे क्या कह रहे हैं। पापा, जब आपका मन हो तब आ जाना, बेटी ने खींच कर लिखा। यही ठीक रहेगा, मुझे अपने हिसाब से रहने और जीने दो। आपकी जिद के कारण तो मम्मी जीवन भर पिसती नहीं, अन्यथा। लिखते लिखते बेटी ने मैसेज अधूरा छोड़ दिया। तुम्हारी मम्मी भी कम जिद्दी नहीं थी। जानता हूँ तुम हमेशा उसी का पक्ष लोगी। नारी ही नारी का दर्द समझती है। हाँ हाँ, खूब चलाओ स्त्री विमर्श। कभी पुरुष विमर्श भी चला लिया करो। पर स्त्री विमर्श चलाने वालों से पूछो कि परिवार के सदस्यों के प्रति भी कोई कर्तव्य बनता है या नहीं। जन्म भर से साथ निभाने वाले एकाएक पराये झूठे मक्कार हो जाते हैं, और 2 दिन पहले आई पत्नी उसके जीवन की स्वामिनी बनकर उसे सिखाने लगती है कि उसका परिवार झूठा मक्कार है, उसे ठग रहा है। अब वो परिवार और रिश्तों को निभाएगी जो उनको जानती तक नहीं है। किसी आदमी या परिवार की तकलीफ़ें तुम्हें कभी समझ में नहीं आएंगी। कई बार उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। आप साथ वालों को सड़क पर भूखों मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। यदि एक आदमी अपने परिवार वालों के लिए थोड़ा बहुत कुछ करता है तो वो पत्नी के लिए दुष्ट हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। वो पत्नी नाम की डोर पर नाचता रहे तो सबसे अच्छा पति पुरुष होता है। हाँ, मैं हूँ पत्नी विरोधी, हूँ स्वार्थी। कह दो जाकर अपनी माँ को, अपनी सोसाइटी को, बता दो अपने स्त्री विमर्शकारों को। मुकुल लगातार बोले जा रहे थे और बिंजो उनके ऊपर भौंक रहा था। बिंजो उनकी हंसी खुशी, उदासी, दुख, झंझलाहट, अकेलापन सब समझता है। जब वे एकालाप करते हैं तो बिंजो सोफे की गद्दी पर बैठकर एकटक उनका चेहरा देखता हुआ उनका दर्द अपने अंदर झेलता रहता है। मैंने कब कहा कि वो, मतलब बेटी, मुझे फ़ोन करे, मेरी फिक्र करे? वो मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कती है। मुकुल बिंजो की तरफ मुखातिब होकर बोल रहे थे। नाटकबाज कहीं की, जब बात करेगी तो एक ऐसा तीर छोड़ देती है जो घंटों चुभा रहता है। बिंजो, कोई नहीं समझता है मुझे। बिंजो उनके पास आकर बैठ गया और उनके हाथों पर अपना सिर रख दिया, जैसे उन्हें सांत्वना दे रहा हो कि अब शांत हो जाओ। ज़्यादा गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मुकुल ने उठकर बाहर की लाइट्स बंद की, रम की बोतल निकाली, गुनगुने पानी में मिलाकर एक गिलास रम पी, उबले हुए अंडों को छीलकर उन पर मसाला भुरका और खा लिए। कटी हुई सब्जियां सामने रखी थीं, पर अब बनाने का मन नहीं कर रहा था। कुछ और बनाने और खाने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। सॉरी बिंजो, तुम्हें मेरे कारण कितना कुछ सहन करना पड़ता है। आइंदा से मुझे फ़ोन मत करना, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, तुम लोग अपनी ज़िंदगी जियो। भगवान के वास्ते मुझे बख्श दो। अगर तुम्हारी माँ इतनी ही अच्छी थी तो क्यों नहीं तुम्हारे भाई को संभाल पाई? वो नशेड़ी, शराबी, स्ट्रीट चोर बनकर रह गया और आज मौत के मुंह में पड़ा है। वो तो मेरे पास नहीं था पिछले 22 साल से। मैसेज लिखने के बाद मुकुल को लगा जैसे महीनों से जमी मिट्टी को खुरच कर फेंक दिया हो। एक तरफा टॉर्चर करने का ये रास्ता उन्हें बंद करना ही था। बिंजो, सो रहे हो? नींद आ रही है? अभी दवा देनी है। मुझे मालूम है तुम दवा ना खाने के अनेक बहाने बनाते हो। मैं तुम्हारी एक एक आदत जानता समझता हूँ, समझे? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। हाँ, दुखी अलबत्ता इस बात से हूँ कि उन लोगों ने ठान लिया है कि वे मुझे चैन से नहीं जीने देंगे। घर छोड़ने के बाद भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा है। वे मेरी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। बिंजो पास आकर बैठ गया। वो उनके दुबले, चपटे और सांवले चेहरे की तरफ बेबस निगाहों से देखने लगा। पलकें झपकाकर वो सहमति जता रहा था। उसने उनके दोनों पाँवों को जकड़ लिया और चेहरा पाँवों के बीच फंसाकर अपनी कांपती देह को शांत करने की कोशिश करने लगा।
आज बिंजो को अपनी कहानी याद आ रही थी। वो उनको अपनी आंखों से कहानी सुनाने लगा। मैं जानता हूँ, मैंने सब देखा है। मैंने अपने पिता को तड़पते हुए देखा था। मेरे पिता के पाँवों पर उन लोगों ने इतने डंडे बरसाए थे कि बेचारे तड़पते रहे थे। दोबारा डंडे न पड़ें इस डर से घिसट कर एक मकान की सीढ़ियों के नीचे छुप कर कराहते रहते थे। तब मेरी माँ उनको उसी हालत में छोड़कर दूसरी जगह दूसरे कुत्तों के साथ चली गई थी। वे कुत्ते एक समूह में रहते थे, अच्छा खासा खाते पीते मस्ती करते और रात भर भौंक भौंक कर दूसरों का आराम हराम कर देते। मेरी माँ उनको सबको अपने इशारों पर नचाती। उसे एक बार भी मेरे पिता की याद नहीं आई। उसने उनकी तरफ देखना तक बंद कर दिया था और अपने ग्रुप से निकाल दिया था। दूसरे सप्ताह की एक सुबह हम सब वहाँ गए तो देखे मेरे पिता मर चुके थे। नगर निगम की गाड़ी उन्हें उठाकर ले जा रही थी। एक वफादार 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभाने वाले मेरे पिता को चूँकि उस घर की मालकिन पसंद नहीं करती थी, इसलिए उनके साथ बर्बर व्यवहार किया जाता था। कभी घर के बाहर ढकेल दिया जाता था, तो कभी खाने को नहीं दिया जाता था, तो कभी उनको किसी के घर भेज दिया जाता। एक दो दिन तो वो रखते फिर वापस छोड़ जाते। जब किसी ने भी उन्हें लेने से मना कर दिया तो पिता को दरवाजे के बाहर रखा जाने लगा। वे गर्मी से, भूख से, मक्खियों से संतप्त हो जाते, पर कहा जाता है ना कि कुत्ता तो होता ही है कुत्ते की मौत मरने के लिए। पिता ने भूख के कारण चोरी से चीज़ें उठाना शुरू कर दी थीं। कभी रोटी, कभी ब्रेड, तो कभी टमाटर और कभी गाजर उठा लाते, तो कभी अन्य कोई सामान। उस दिन उनको समझ में नहीं आया कि कब अंदर जाना चाहिए। बड़ी मालकिन घर में ही थी। जैसे ही पिता ने रोटियां उठाईं, उन्होंने जोर से डंडा उनकी पीठ पर फिर पाँवों पर मारना शुरू कर दिया। मत मारो, उनका बेटा चिल्ला रहा था। मर जाएगा, पाप लगेगा, बेजुबान पर अत्याचार क्यों कर रही हो? सब झूठा कर दिया है, कौन खाएगा? कहा था छोड़ाओ कहीं पर। मालकिन चिल्ला रही थी। सालों से खेतों की रखवाली कर रहा था, वो अब बूढ़ा हो गया है, कहाँ भेज दें? उसकी कुतिया भी उसे छोड़कर चली गई है। इधर आप भी उसे टॉर्चर करती रहती हो। किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाएगा या लोग दुत्कारते रहेंगे? कहीं भी भेज दो, पर यह अब यहाँ नहीं रहेगा। इसकी बदबू के कारण मेरा जी मिचलाता है। आजकल जानवरों पर अत्याचार करना कानूनन अपराध है। किसी ने शिकायत कर दी तो आप पर भी एक्शन हो जाएगा। तो क्या जेल हो जाएगी? हो जाने दो। खाना पीना सोना सब मुश्किल हो गया है। दुर्गंध, चारों तरफ बिखरे बाल, गंदगी ही गंदगी फैला कर रखी है। कुछ भी खिला दो पर जाएगा वहीं मुंह मारने जहाँ गंदगी पड़ी रहती है। एक काम करो, इसे ही रखो अपने साथ, हम चले जाते हैं। बड़ी मालकिन की धमकी के बाद उनका बेटा एकदम निरुत्तर हो गया था। पिता घायल अवस्था में ही मकान की सीढ़ियों के नीचे घिसट कर तड़प तड़प कर मर गए थे। एक समय के बाद इस संसार में सारे रिश्ते नाते नीचा दिखाने, व्यंग मारने और अपने सुख में जीने की कामना में निकल जाते हैं। अकेलापन ही नियति बनकर आता है। आप स्वयं को इस दुख और अकेलेपन के घेरे से बाहर निकालो। आपके अलावा मेरा भी कौन है? बिंजो की आंखों से आंसू टपक रहे थे, अपने पिता को याद करते हुए। तू क्यों रोता है? अरे मेरे प्यारे शेर, मेरी हालत पर मत दुखी हो। मनुष्य अपनी नियति खुद लिखवा कर आता है। मुकुल ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बिंजो ने आंखें बंद की और पीठ के बल सीधा लेट गया। बिंजो को सोया हुआ देखकर मुकुल भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे कि देखा सामने साक्षी खड़ी है। साक्षी एक दैनिक पेपर में पत्रकार थी। वो कला और साहित्य का कॉलम देखती थी। साहित्य और कला के कार्यक्रम अक्सर शाम को ही होते थे और समाप्त होते होते रात के 11 तो बज ही जाते थे। शुरू में तो घर में सबको बहुत अच्छा लगता था ये सुनकर कि साक्षी कब कितने बड़े साहित्यकारों, संगीतकारों, फिल्मी हस्तियों तथा लोक कलाकारों से मिली है। वे कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, उनकी प्रस्तुति कैसी रही, लोगों की यानी दर्शकों और श्रोताओं की क्या प्रतिक्रिया रही। लेकिन धीरे धीरे ये सारी बातें घर में अपनी चमक, अपना प्रभाव और रोमांच खोती गई थी। अब सबको लगने लगा था कि साक्षी को घर में समय देना चाहिए, अपने ससुर और सास का ख्याल रखना चाहिए। बच्ची के आने के बाद तो सभी का यही कहना था कि साक्षी को नौकरी छोड़कर कुछ साल बच्ची की देखभाल करनी चाहिए। पर साक्षी ने एक लड़की रख ली थी जो उसकी बेटी को संभालती थी। सास ससुर को बच्ची की परेशानियों और साक्षी के समय न देने को लेकर जो शिकायतें रहती थीं, उन्हीं ने धीरे धीरे क्लेश का रूप धारण कर लिया था। आए दिन होने वाले झगड़ों से तंग आकर साक्षी बच्ची को अपने माँ के पास लेकर चली गई थी और मुकुल अपने माता पिता के साथ अकेले रह गए थे।
तभी मुकुल के जीवन में पद्मा आ गई थी। साक्षी ने अब तक 2 पेपर छोड़ दिए थे और उसने एक न्यूज़ चैनल ज्वाइन कर लिया था। न्यूज़ चैनल की दुनिया में साक्षी का अध्ययन, वाक चातुर्य, बुद्धि चातुर्य तथा उसका कला अनुराग से भरा व्यक्तित्व खूब प्रशंसा बटोर रहा था। अपने ही विभाग के सहकर्मी के साथ बढ़ते अंतरंग संबंधों ने उसके जीवन को एक नया बहुरंगी संसार दे दिया था, जहां वो खुलकर अपनी भावनाओं तथा सपनों के साथ जी रही थी। मुकुल ने शर्त रख दी थी, या तो संबंध तोड़ो या तलाक लो। साक्षी ने तलाक लेना बेहतर समझा था। उन दोनों का तलाक इतनी आसानी से हो गया था कि किसी को भनक तक नहीं लगी थी। कहा जा रहा था कि दोनों ही अपने नए जीवन साथियों के साथ खुश तथा संतुष्ट थे। लेकिन मुकुल के लिए जीवन इतना आसान नहीं था। पहले पिता की लंबी बीमारी के बाद निधन, फिर माँ का अकेलापन। उनका गांव चले जाना मुकुल के लिए किसी आंधी आने से कम न था। मुकुल का बार बार गांव जाना, फिर यहाँ लौटना। इधर निकिता भी बड़ी हो गई थी और अपनी माँ की अति व्यस्त जिंदगी में रम कर भी उसने अपने पिता से संपर्क बनाए रखा था। पद्मा इन सब के बीच एक प्रतिक्रिया विहीन इंसान की तरह उनके जीवन में उपस्थित थी। माँ की मृत्यु के बाद मुकुल का जीवन एकदम खाली खाली, उदास उदास और खामोश हो गया था। न कोई व्यक्ति बचा था, न विषय, न घटनाएं, न कुछ करने की आकांक्षा। तभी जैसे जीवन का प्रकाश बनकर बिंजो आ गया था उनके जीवन में। उनका दोस्त तथा उसका परिवार जर्मनी जा रहा था। वे परेशान थे कि अपनी कुतिया तथा दोनों पिल्लों को किसे दिया जाए, कौन उनको ठीक से संभाल पाएगा। कुतिया बेहद सुंदर थी, अनुशासित थी। उसे एक कुत्ते वाले को, जो कुत्ते खरीदने बेचने का काम करता था, उसे बेच दिया था। एक पिल्ला मुकुल ने ले लिया था तथा दूसरा उनकी बेटी निकिता ने। बिंजो का आना उनके लिए सीप में मिले मोती के समान था। बिंजो जैसे उनके पास आने की प्रतीक्षा में ही था, जैसे 7 जन्मों के बाद मुकुल के पास आकर उसकी जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई थी। नन्हा सा बिंजो मुकुल के हाथों से खाते पीते प्यार पाते हुए बड़ा हुआ था, और आज जब सारे लोग उन्हें छोड़कर चले गए हैं, तब बिंजो ही एकमात्र सहारे के रूप में उनके साथ है। वे उसकी उपस्थिति से स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। बिंजो उनको आलसी और बैरागी बनने से रोकता है। बिंजो उनको एहसास करवाता है कि जीवन और मृत्यु के बीच अभी लंबा फासला है। सुबह जब सारे लोग उनके बरामदे में आकर बैठ गए, तब मुकुल ने अपनी योग क्लास के बारे में बोलना शुरू किया। आप इतनी ऊंची आवाज़ में क्यों बोल रहे हैं? किसी ने टोका। खुद को कम सुनाई देता है तो उन्हें लगता है सभी को कम सुनाई दे रहा होगा, दूसरे सज्जन पुरुष मुस्कुराकर बोले। इनकी आंखों को क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ था, पर धीरे धीरे रोशनी कम होती जा रही है। पद्मा कहाँ गई? इनकी दूसरी पत्नी थी या है? वो भी चली गई, बता रहे थे अपनी बेटी के पास, बेंगलोर में रहती है। 2 औरतों के बावजूद बेचारे अकेले रह गए हैं। किसी ने चुटकी ली। उनकी अपनी लड़की वो तो है ना, बुलाती है पर जाते नहीं हैं। साक्षी तो नामी गिरामी पत्रकार है, अपना पॉडकास्ट चलाती है, और ये यहाँ योग सिखा रहे हैं। बेचारे खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे हैं। परेशानियाँ इंसान को बेवक्त बूढ़ा, बहरा और अंधा बना देती हैं। हमारी भी कल यही दुर्दशा होने वाली है। अक्सर ऐसी ही चर्चाओं से योग की क्लास समाप्त होती थी। बिंजो की देखभाल के कारण उन्होंने 10 दिन से क्लास भी स्थगित कर रखी थी। मुकुल साहब, बिंजो कैसा है? ठीक है। ठीक हो जाए तो छोड़ दीजिए उसे, या किसी को बेच देना। कैसे देखभाल करेंगे? अभी तो आपको खुद ही किसी की ज़रूरत है अपनी सेवा के लिए। जो भी सेवा करने आएगा उससे हमारी एक ही शर्त होगी कि वो बिंजो की भी सेवा करेगा। जानते हैं कितने साल से हमारे साथ है। ये अजीब बात है कि जब तक आदमी और जानवर काम कर रहे उसे खूब प्यार से रखो, खिलाओ पिलाओ, और जैसे ही वो अशक्त हो जाए उसे अकेला मरने के लिए छोड़ दो। उनके जवाब में आक्रोश था और कटाक्ष भी। कल कितने बजे आना है? सुनील ने बात बदलते हुए कहा। पार्क क्या बुरा था, जहाँ हम सब इकट्ठे होते थे, हंसते थे, ठहाके लगाते थे, गीत गाते थे, पिकनिक मनाते थे। इनकी बकबक कौन सुने? निरंजन ने अनिच्छा जाहिर करते हुए कहा। हम कितने कम लोग बचे हैं। हमारे बीच से कितने लोग तो दुनिया को अलविदा कह गए हैं। इस बहाने मिलना जुलना हो जाता है, एक दूसरे की खोज खबर मिलती रहती है। सबके बीच सन्नाटा पसर गया। सचमुच 25 में से इस 1 वर्ष में 7 लोग महायात्रा पर चले गए थे। दूसरे दिन सबने देखा, पूरा बरामदा खुशबू से महक रहा था। खाली जगह में गमलों की कतार लगी थी, जिनमें फूल खिले हुए थे या रंग बिरंगी पत्तियां लगी थीं।
एक तरफ टेप रिकॉर्डर रखा था जिसमें बांसुरी की धुन बज रही थी। एक कोने में जग में पानी भरा रखा था। ठीक दरवाजे के बाहर रखी कुर्सी पर महाराजा की मुद्रा में बिंजो बैठा था। बिंजो को देखकर लग रहा था जैसे वही क्लास शुरू करने वाला है। बढ़िया व्यवस्था कर ली है। नीचे कुर्सियां लगी थीं ताकि आते जाते लोग वहां बैठ सकें। मुकुल साहब, लगता है कई हफ्तों का प्रोग्राम बना लिया है। कुछ लोग ऑनलाइन भी जुड़ना चाहते हैं। पद्मा की बहन ने बेंगलोर से जोड़ा है कुछ लोगों को। मुकुल खुश होकर बोले। वाह, बढ़िया है। सिलसिला चल पड़ा था। मुकुल और बिंजो की ज़िंदगी पुनः अपनी रौ में लौट आई थी। लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। निकिता के मैसेज आना सचमुच बंद हो गए थे। नाराज़ हो गई होगी, अपनी माँ की तरह ही तुनक मिजाज जो है, उसने सोचा। पर एक रात एकाएक ही उनका मन बेचैन हो उठा। कोई व्यक्ति अंदर बैठा था जो पिता के रूप में परेशान हो रहा था, चिंतित था, जिसके मन की आवाज़ें किसी को पुकार रही थीं। बिंजो, मन बेचैन है। बिंजो के पास आकर बैठ गया हूँ। कूं कूं की आवाज़ निकालने लगा है। क्या बात है? वो भौंक भौंक कर सवाल पूछ रहा था। तुम तो सब कुछ देख और सूंघ लेते हो। बिंजो ने उनके हाथ सहलाए। निकिता नाराज है? आज उसकी याद आ रही है? कूं कूं कूं। फ़ोन मैसेज किया? बिंजो पूछ रहा था। हाँ, फ़ोन करना चाहिए, मुझे ही फ़ोन कर लेना चाहिए। उन्होंने फ़ोन लगाया। लगातार घंटी बज रही थी। एक बार नहीं, शायद 15-16 बार उन्होंने लगातार फ़ोन की घंटी बजाई। मुकुल के हाथ पांव कांप रहे थे। मन घबरा रहा था। व्यथा विग्रह का कोई तार झंझना रहा था। निकिता, तुम कहाँ हो? उन्होंने मैसेज टाइप किया। मैं कितना लापरवाह था। एक बार भी नहीं सोचा कि वो मैसेज नहीं कर रही है तो क्यों। मैंने ही तो मना कर दिया था मैसेज और फ़ोन करने के लिए। मेरी अकड़ कई बार मुझ पर ही भारी पड़ जाती है। बिंजो, क्या करूं? किससे बात करूं? साक्षी से? बिंजो ने उनकी हथेली पर अपनी गर्दन रख दी। शांत रहिए, चिंता मत करिए। बिंजो ने जीभ निकालकर उनकी तरफ देखा। पद्मा, निकिता का मैसेज नहीं आया है, फ़ोन का भी जवाब नहीं आया है। वे साक्षी नहीं, पद्मा से अपनी चिंता साझा कर रहे थे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अपना भला बुरा समझती है वो। मेरी बेटी है वो। उसने तो कभी आपको बाप नहीं माना। जिस लड़की ने आपको अपना बाप माना था उसको तो कभी आपने बुलाया तक नहीं। आपने उसे सौतेली बेटी ही माना था। आदमी दुख में इतने ताने कैसे मार लेता है? कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया था। बिंजो ने उनकी हथेली थपथपाई, जिसका मतलब था आप बहुत ज़ोर से बात कर रहे हैं, आप उत्तेजित हो रहे हैं, आप शांत रहिए। उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी की, माथे को सहलाया। हे भगवान, सब ठीक ही होगा। हर समय संदेह करना, बुरा सोचना और डर जाना, ये कब से होने लगा है? सुबह वे बाहर निकले ही थे कि पड़ोस के 3 लोग उनके पास आकर खड़े हो गए। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? रात भर नींद नहीं आई? क्यों, आप ठीक तो हैं? निकिता की कोई खबर नहीं मिल रही है। आपने फ़ोन नहीं उठाया था। किसका? निकिता का। पर मैंने तो उसे 15-20 बार कॉल किया था। तब वो नहीं उठा पाई होगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ के साथ यूएसए निकल गई होगी। यूएसए? वे होठों ही होठों में बड़बड़ा रहे थे। उसने कहा था कि पापा उसका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आप खबर कर देना। चली गई? क्यों, आपको पता नहीं था? नहीं, वो अपने निर्णय स्वयं लेती है, साक्षी की तरह। ठीक है ना? तो खून का रिश्ता, बाप बेटी का रिश्ता, चिंता करना छोड़िए भी। जो आपके आसपास है, जो आपसे बात कर रहा है, जो आपके हालचाल पूछ रहा है, वही सबसे बड़ा रिश्तेदार है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, वरना हम सब मर जाएंगे, अकेले में ही मर जाएंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हकीकत बयान कर रहा हूँ सर। हम दूसरे का सच देखकर चर्चा तो करते हैं, प्रतिक्रिया भी देते हैं और भूल जाते हैं कि एक दिन वही सत्य, वही अंधेरा, वही अकेलापन, वही बीमारियां हमारे आसपास भी आने वाली हैं। हम भी उसका शिकार हो सकते हैं। मुकुल ने दोनों कानों में उंगलियां डाली और गोल गोल घुमाने लगे। किसी तरह तो इनकी बातें सुनाई दे जाएं। बहरापन उन्हें चाकू से घायल होने की पीड़ा का एहसास करवा रहा था। उसने बताया वो कब वापस आएगी? नहीं। फ़ोन करने को कहा? नहीं, आप मैसेज कर लेना। मुकुल ने बिंजो को अपनी गोद में उठाया और गले लगाकर बोले, तू तो नहीं जाएगा ना मुझे छोड़कर? मेरे साथ ही रहेगा ना? बिना बताए तो नहीं जाएगा? नहीं जाएगा ना? जाएगा? अगर गया तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, तुझसे सारे रिश्ते तोड़ लूँगा। मुकुल ज़ोर ज़ोर से बोले जा रहे थे।
उन्होंने बिंजो को अपने सीने से चिपका लिया था। उनकी पकड़ से बिंजो स्वयं को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। वो उतरकर तेजी से भागने लगा, जबकि उसका एक पाँव अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था। बिंजो, बिंजो कहाँ जा रहा है? रुक, क्या तू भी मुझे छोड़कर जा रहा है? मुकुल पीछे पीछे भाग रहे थे। उनकी सांस उखड़ने लगी थी, माथे पर पसीना आ गया था। साले कुत्ते, तू भी अपना कुत्तागिरी दिखा रहा है? ठीक होते ही तू भी छोड़कर भाग रहा है? वे बगल में बनी पुलिया पर बैठ गए, जोर जोर से सीने को थपथपाने लगे। आसपास पड़े पलाश के फूलों को उन्होंने गौर से देखा, जो शाखों से गिरकर जमीन पर बिखरे पड़े थे, पर फिर भी खूबसूरत लग रहे थे। मुट्ठी भर फूल उन्होंने अपनी जेब में भर लिए। फूलती सांसों के सामान्य होते ही वे थके कदमों से घर की ओर चलने लगे। उन्होंने देखा बिंजो बरामदे में पड़े सोफे पर बैठा था। वो जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी बाहर निकली जीभ से लार टपक रही थी। क्षणों तक वे बिंजो को देखते रहे। उसकी छोटी सी देह हाँफने के कारण हिल रही थी। वे धम्म से उसके बगल में उसी सोफे पर बैठ गए। उन्होंने पसीना पोंछा, पर पसीने के साथ साथ उनके आंसू भी बह रहे थे। बिंजो गौर से एकटक उनकी तरफ देखे जा रहा था। वो उनकी गोदी में आकर बैठ गया, फिर धीरे धीरे अपनी जीभ से उनका चेहरा चाटने लगा। मुकुल को लगा बिंजो अपने स्वभावानुसार उनका चेहरा चाट रहा है, पर बिंजो कैसे बताता कि वो उनके बहते आंसुओं को भी चाट रहा है। उन्होंने जोर से बिंजो को सीने से लगा लिया। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई एक सार्थक और समकालीन समस्या पर लिखी हुई कहानी बिंजो माय फ्रेंड।